गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हिंदी उपन्यास की परंपरा आधुनिक काल की प्रमुख खोज है। वैसे तो प्राचीन भारत के जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनमें भी हमें उपन्यास के प्रारंभिक दर्शन तो होते हैं, जैसे बाण भट्ट की कादम्बरी है, पंचतंत्र आपने सुना है, पंचतंत्र की कहानियाँ, उनमें भी हम जो है उपन्यास के प्रारंभिक दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो उपन्यास है वो आधुनिक काल की ही देन है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है यूरोप के अंदर ये उपन्यास की जो परंपरा थी वो पूरी तरीके से उपन्यास एक विकसित रूप में फैल चुका था। और फिर उस उपन्यास का जो यूरोप के अंदर फैला था उसका बांग्ला साहित्य पर प्रभाव पड़ा, और फिर बांग्ला साहित्य से जो है इस उपन्यास के प्रभाव को हिंदी साहित्य ने स्वीकार किया। तो जब भी हम उपन्यास पर चर्चा करते हैं तो उपन्यास को हम डिवीज़न करते हैं, काल विभाजन करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हिंदी में जो उपन्यास की वास्तविक शुरुआत है वो मुंशी प्रेमचंद जी से मानी जाती है। तो जब भी हम उपन्यास के उद्भव और विकास पर चर्चा करते हैं तो उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्रेमचंद पूर्व युग, दूसरा है प्रेमचंद युग और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग। इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड करके, 3 भागों में विभक्त करके हम उपन्यास के उद्भव और विकास पर अक्सर चर्चा करते हैं। तो आइए, मैंने इसी दृष्टि से जो है ये 3 बिंदुओं में उपन्यास के उद्भव और विकास की चर्चा को तैयार किया है। इन बिंदुओं पर ही हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, उपन्यास विधा, जैसा अभी मैंने आपको बताया, आधुनिक काल की देन है। इस विधा का वास्तव में विकास और उद्भव यूरोप में हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के विभिन्न भागों में उपन्यास साहित्य विकसित हुआ था। और यूरोप में जब ये 18वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ तो इसका सर्वप्रथम प्रभाव बांग्ला साहित्य में पड़ा, और बाद में बांग्ला के माध्यम से यह प्रभाव हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। ये विदेशी प्रभाव पहले बांग्ला साहित्य पर पड़ा, क्योंकि हिंदी के बहुत सारे उपन्यास, कहानी, नाटक कहीं ना कहीं बांग्ला साहित्य से प्रभावित हैं। तो इन उपन्यासों का सबसे पहले प्रभाव जो है, जो अंग्रेजी में लिखे गए थे, यूरोप के अंदर जिस उपन्यास का प्रचलन शुरू हुआ था, बांग्ला साहित्य ने उस प्रभाव को ग्रहण किया, और फिर कालांतर में जो है बांग्ला साहित्य से उसे हिंदी ने उस प्रभाव को ग्रहण किया, और फिर हिंदी में जो है उपन्यासों की एक परंपरा शुरू हुई। यदि हम हिंदी के प्रथम उपन्यास की बात करते हैं तो हिंदी के प्रथम उपन्यास की दौड़ में आमतौर पर 2 उपन्यासों की चर्चा की जाती है। एक तो लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु की, और दूसरा पंडित सरदाराम फिल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती की। तो परीक्षा गुरु और भाग्यवती हिंदी के 2 प्रारंभिक उपन्यास माने जाते हैं। लेकिन यदि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास हम लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को ही मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान पंडित सरदाराम फिल्लोरी के भाग्यवती उपन्यास को भी हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। यदि हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद से पहले जो समय था, मुंशी प्रेमचंद से पहले का जो युग था उपन्यास का, उसमें आमतौर पे जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार आते हैं और द्विवेदी काल के साहित्यकार आते हैं। जैसा कि आपको पता है, आरंभिक काल जिसको हम आधुनिक काल कहते हैं, आधुनिक काल का प्रारंभ ही हम भारतेंदु से मानते हैं। तो भारतेंदु स्वयं भी एक अच्छे लेखक थे, पत्रकार थे। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका चलाई थी, कवि वचन सुधा पत्रिका में लिखते थे। तो भारतेंदु काल के भी बहुत सारे साहित्यकारों ने उपन्यास लिखे, और द्विवेदी काल के भी साहित्यकारों ने उपन्यास लिखे। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद से पहले का काल था, उस काल की खास बात ये थी कि उसमें अधिकतर बांग्ला अनुदित उपन्यास ही लिखे गए थे। या तो बांग्ला से अनुवाद किए हुए उपन्यास हिंदी में आए थे, या उर्दू से अनुवाद किए हुए उपन्यास हिंदी में आए थे, और या अंग्रेजी से अनुवाद किए हुए उपन्यास हिंदी में देखने को मिलते हैं। तो राधा कृष्ण दास का, यदि हम उस काल की बात करें प्रेमचंद पूर्व, तो राधा कृष्ण दास का निसहाय इंदु और बाल कृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी इस काल के बड़े प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं, प्रेमचंद पूर्व काल के। इस काल में बांग्ला अनुदित उपन्यासों का ज़्यादा चलन था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारतेंदु युग में बांग्ला, उर्दू और अंग्रेजी उपन्यासों का ही ज़्यादातर अनुवाद किया गया था, क्योंकि हिंदी की उपन्यास परंपरा जो थी उसकी एक प्रकार से शुरुआत हो रही थी, और वह प्रभाव जो है बांग्ला साहित्य से हिंदी में आ रहा था। तो इस कारण जो है शुरू में जो है अनुदित उपन्यास ही ज़्यादा लिखे गए। लेकिन जैसे जैसे भारतेंदु युग समाप्त हुआ और द्विवेदी काल आया, तो द्विवेदी काल में जो है कुछ मौलिक उपन्यास लिखे गए, और बांग्ला का प्रभाव तो देखने को मिलता है द्विवेदी काल पर, लेकिन द्विवेदी काल में कुछ अपने भी मौलिक उपन्यास लिखे गए। तो द्विवेदी काल में उपन्यास लेखन ने जोर पकड़ा,
इस काल में बाबू गोपाल राम गहमरी ने बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। तो यदि हम द्विवेदी काल की बात करते हैं तो द्विवेदी काल के प्रमुख साहित्यकार बाबू गोपाल राम गहमरी, उन्होंने जो है बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। द्विवेदी काल में मौलिक उपन्यास भी लिखे गए थे और उन मौलिक उपन्यासों में यदि हम बात करें तो उसमें बाबू देवकी नंदन खत्री का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो है द्विवेदी काल का बड़ा प्रमुख उपन्यास है और प्रेमचंद पूर्व युग का यह बड़ा प्रमुख उपन्यास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए उस समय बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी, तो यह उपन्यास इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो द्विवेदी काल के अन्य प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी दो प्रमुख जो है उपन्यास लिखे थे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के दो प्रमुख उपन्यास हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी काल के प्रमुख कवि भी हैं, तो उन्होंने काव्य कर्म के साथ साथ जो है उन्होंने गद्य लेखन का कार्य भी किया था और उनके दो प्रसिद्ध उपन्यास थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद से पूर्व यदि हम युग की बात करें तो उसमें प्राय सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी तथा भाव प्रधान उपन्यास काफ़ी संख्या में लिखे गए। यदि हम प्रेमचंद जी से पहले के युग की बात करते हैं तो उस काल के उपन्यासों में जो है तिलस्मी उपन्यास ज़्यादा लिखे जाते थे, अय्यारी किस्म के उपन्यास ज़्यादा लिखे जाते थे। बांग्ला से अनुदित उपन्यासों की परंपरा चल रही थी। उर्दू और अंग्रेजी के अनुदित उपन्यासों को जो है मुंशी प्रेमचंद से पहले के कालों में लिखा गया। तो तिलस्मी उपन्यास वो होते हैं जिसमें जो है जादू मंत्र की घटनाएं दिखाई जाती हैं, चमत्कार दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार के उपन्यास जो है भारतेंदु पूर्व युग में, उसमें जो है मुंशी प्रेमचंद पूर्व युग में हमें देखने को मिलते हैं। और मुंशी प्रेमचंद पूर्व युग में हम दो ही जो है कालों की ज़्यादा चर्चा करते हैं, तो भारतेंदु युग के उपन्यासकारों की और दूसरा द्विवेदी काल के उपन्यासकारों की। ये सारे के सारे जो हैं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद से पहले के, इसलिए हम इसको प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जानते हैं, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरा बिंदु है प्रेमचंद युग। तो जैसा कि आपको पता है मुंशी प्रेमचंद का आगमन हिंदी साहित्य के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। उनका आना अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी और उनको, जैसा कि आपको पता है, मुंशी प्रेमचंद जी को हम कहानी सम्राट भी कहते हैं, उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। वो पहले ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यासों को तिलस्मी दायरे से बाहर निकाला, अय्यारी दायरे से बाहर निकाला, अनुदित दायरे से बाहर निकाला और पहली बार हिंदी के अंदर मौलिक सामाजिक उपन्यास लिखे गए और मुंशी प्रेमचंद बड़े प्रसिद्ध हुए। तो उपन्यास जगत में प्रेमचंद का आगमन एक विशेष उपलब्धि माना जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यासों को तिलस्मी और जासूसी घेरे से बाहर निकालकर सामान्य जनजीवन से जोड़ा। तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों की खास बात क्या थी कि उन्होंने अपने उपन्यासों में कोई तिलस्मी बात नहीं की, कोई जासूसी प्रकार के उपन्यास नहीं लिखे। उन्होंने अपने उपन्यासों में सामाजिक मुद्दों को उठाया, उन्होंने अपने उपन्यासों को सामान्य जनजीवन से जोड़ा, आम लोगों से जोड़ा। आम लोगों की आवाज़ जो है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में आपको दिखाई दे सकती है। प्रेमचंद ने सेवा सदन, निर्मला, गोदान, रंगभूमि, कफन, करम भूमि, प्रेमाश्रम उपन्यास लिखकर सामान्य जन की पीड़ाओं को लोगों तक पहुंचाया। जैसा कि आपको पता है मुंशी प्रेमचंद कथाकार के साथ साथ जो है बहुत अच्छे उपन्यासकार भी थे। उन्होंने निर्मला उपन्यास के अंदर बेमेल विवाह की समस्याओं को उठाया, उन्होंने जो है गोदान उपन्यास में किसानों की समस्याओं को उठाया, प्रेमाश्रम उनका उपन्यास है, रंगभूमि उनका उपन्यास है, करम भूमि उनका उपन्यास है, प्रेमाश्रम उनका उपन्यास है, कफन उनका उपन्यास है। तो ये बड़े प्रसिद्ध उपन्यास थे जिसमें उन्होंने जो है आम जन की पीड़ा को उठाया, सामाजिक मुद्दों को उठाया। प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को कृषक वर्ग का महाकाव्य कहा जाता है। यह इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें किसानों का, जमींदारी प्रथा का और भी बहुत सारी समस्याओं का जो है इस गोदान उपन्यास के अंदर आपको सामंजस्य दिखाई देता है। समाज की बहुत सारी समस्याओं को जो है गोदान के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति दी है। उसके बाद यदि हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के युग में मुंशी प्रेमचंद के अलावा अन्य भी साहित्यकार थे जो उपन्यास कला के अंदर निपुण थे। उसमें यदि हम बात करते हैं तो अन्य प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, सियाराम शरण गुप्त। तो प्रेमचंद जो युग था उपन्यास का, उसमें प्रेमचंद के अलावा जयशंकर प्रसाद बड़े अच्छे उपन्यासकार हैं। उनके दो ही उपन्यास हैं, कंकाल और तितली।
उसमें वृंदावन लाल वर्मा का नाम लिया जाता है, जो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने बड़े प्रसिद्ध उपन्यास लिखे थे, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, तो उन्हें हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार का कहा गया। उसके साथ साथ जो है कंकाल और तिजगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जयशंकर प्रसाद जी ने उपन्यास लिखे थे। इस काल के जो सियाराम शरण गुप्त थे, जो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई माने जाते हैं, जिनको हम राष्ट्रकवि कहते हैं, उनके छोटे भाई का नाम था सियाराम शरण गुप्त। तो वो भी जो है प्रेमचंद कालीन साहित्यकार थे। तो उन्होंने भी जो है गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, जो प्रेमचंद काल के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। तो यदि हम प्रेमचंद कालीन उपन्यासकारों की बात करते हैं तो उसमें विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का नाम है, उसमें जयशंकर प्रसाद जी का नाम है, उसमें जो है आपके वृंदावन लाल वर्मा जी का नाम आता है, उसमें सियाराम शरण गुप्त का नाम आता है। ये प्रेमचंद कालीन बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इन्होंने भी मुंशी प्रेमचंद की भांति अपने सामाजिक मुद्दों को जो है अपने उपन्यासों में उठाया। उसमें जो एक प्रकार की जो सामाजिक असमानता थी उसको अपने उपन्यासों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, और सामाजिक जो कुंठाएँ थी, समाज में भ्रष्टाचार की समस्याएं थी, समाज में जमींदारी प्रथा के उस समय के जो कुप्रभाव समाज में दिखाई देते थे, भ्रष्टाचारी दिखाई देती थी, वो सारी की सारी समस्याओं को इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से लोगों को और समाज को समझाने का प्रयास किया। प्रेमचंद ने दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, रिश्वतखोरी, असहयोग आंदोलन जैसी विभिन्न समस्याओं को अपने उपन्यासों में स्थान दिया। यदि हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के कथ्य की बात करते हैं कि उसका कथानक क्या है, किन समस्याओं को उठाया गया, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में दहेज प्रथा की समस्या को उठाया, वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया, रिश्वतखोरी की समस्या को उठाया, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, उसने असहयोग आंदोलन की विभिन्न समस्याओं को जो है अपने उपन्यासों में स्थान दिया। यदि हम नीति और सदाचार जैसे विषयों की बात करते हैं तो प्रेमचंद के समय में नीति और सदाचार जैसे विषयों पर उपन्यास जो है सियाराम शरण गुप्त ने लिखे। तो इस प्रकार से जो उपन्यास का जो प्रेमचंद कालीन समय था वो बड़ा ही उत्कृष्ट समय था, और उस समय जो है हमारे उपन्यासों में जो है उपन्यास सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद उभर के आए। साथ साथ जो है जयशंकर प्रसाद जी ने अपना नाम कमाया, उन्होंने उपन्यासों के साथ साथ कविताएं भी लिखी, उन्होंने हिंदी के ऐतिहासिक नाटक भी लिखे, लेकिन हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का भी नाम जो है प्रेमचंद कालीन उपन्यासकारों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंद युग, ये दो बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग की हम बात करते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग मुख्यतः वह है जो प्रेमचंद के बाद हिंदी के अंदर किस प्रकार की उपन्यास परंपरा चली। यदि हम बात करें तो प्रेमचंद के बाद का जो प्रेमचंदोत्तर युग है वो उपन्यास की दृष्टि से काफ़ी उत्कृष्ट समय है। उस समय काफ़ी उपन्यास ने जो है काफ़ी अलग अलग विषयों को लेकर के जो है चर्चा की, और उपन्यासों के अंदर आंचलिक उपन्यास लिखे गए, उपन्यासों के अंदर जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए जो इससे पहले उपन्यास नहीं लिखे गए थे। मुंशी प्रेमचंद से पहले कोई मनोवैज्ञानिक और आंचलिक उपन्यास नहीं लिखे जाते थे, और मुंशी प्रेमचंद के समय में भी कोई मनोवैज्ञानिक और इस तरह के उपन्यास नहीं लिखे गए। लेकिन जब हम प्रेमचंदोत्तर युग की बात करते हैं तो उसमें आंचलिक उपन्यास लिखे गए। मैला आंचल बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास आंचलिक उपन्यास था, कब तक पुकारूं बड़ा प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास था, मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे, सूरज का सातवां घोड़ा बड़ा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास था। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग लेखकों ने प्रेमचंदोत्तर युग में भी अपनी कला से जो है इस काल को काफ़ी प्रभावित किया। इस युग में हिंदी उपन्यास का अत्यधिक विकास हुआ। सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक तथा आंचलिक उपन्यास काफ़ी संख्या में लिखे गए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री इस युग के उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। हृदय की प्यास, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यदि हम प्रेमचंदोत्तर युग की बात करते हैं तो उसमें आचार्य चतुरसेन शास्त्री बहुत अच्छे लेखक हुए, उन्होंने बड़े प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। उसमें दिल्ली का दलाल, हृदय की प्यास है, दिल्ली का दलाल बड़े प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। यदि हम इस काल में बात करें तो इस काल में जो है साम्यवाद को लेकर के भी, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित भी कुछ ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने उपन्यासों में साम्यवादी विचारों को प्रस्तुत किया। उसमें हम भगवती चरण वर्मा का नाम ले सकते हैं। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास जो है चित्रलेखा, वो अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी उपन्यास माना जाता है, और उसमें साम्यवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, उसमें क्रांतिकारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसा कि आपको पता है राजनीति के क्षेत्र में जिस विचारधारा को हम साम्यवाद कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हम उसको प्रगतिवादी धारा कहते हैं। तो हिंदी में बहुत सारे उपन्यास
उपन्यासकार ऐसे भी थे जिन्होंने प्रगतिवादी उपन्यास लिखा, जिन्होंने समाज की प्रगति को आगे बढ़ाने का कार्य किया, सर्वहारा वर्ग की बात की, श्रमिकों की बात की, किसानों की बात करी, जमींदारों की बुराई की बात करी, पूंजीवाद की बात की। तो ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं साम्यवाद से प्रभावित थे और हिंदी में एक प्रकार की प्रगतिवादी धारा चली और हिंदी में बहुत सारे प्रगतिवादी उपन्यास भी लिखे गए। हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास इसी काल में लिखे गए। ईलाचंद्र जोशी ने लज्जा, सन्यासी, प्रेत और छाया। ईलाचंद्र जोशी हिंदी के बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ये प्रेम चंद्रोत्तर युग के बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और इनके बड़े प्रसिद्ध उपन्यास थे लज्जा, सन्यासी, प्रेत और छाया। ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हैं जिसमें जो है मन का विश्लेषण किया गया है। इसके जो पात्र हैं उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन उपन्यासों में चित्रण किया गया है कि उनकी मन की स्थिति कैसी है और किस प्रकार वो मन स्थिति का शिकार होकर के जीवन में आचरण करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जैनेन्द्र ने किया। जैनेन्द्र भी कहीं ना कहीं साम्यवाद से प्रभावित थे। उनके बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं सुनीता परख, त्यागपत्र। सुनीता परख और त्यागपत्र उपन्यासों के माध्यम से जो है जैनेन्द्र ने भी इस नवीन जो है उपन्यास परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जो कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि से संबंधित थी, जिसमें कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से संबंधित पात्रों को प्रभावित दिखाया गया था। फिर अग्गे अपने बड़े प्रसिद्ध उपन्यास को लेकर के आए जिसे हम शेखर एक जीवनी कहते हैं। इसमें जो है शेखर एक जीवनी के माध्यम, इसके दो भाग हैं शेखर एक जीवनी के, शेखर एक जीवनी भाग 1, शेखर एक जीवनी भाग 2। इसमें जो है अग्गे ने एक नया प्रकार का प्रयोग किया उपन्यास के अंदर और उसमें बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण दिखाया हुआ है कि जिस प्रकार एक बच्चे के मन में तरह तरह की प्रश्न उठते हैं, वो अपने प्रश्नों के हल जानना चाहता है, तो किस प्रकार से एक बच्चे की मन स्थिति है, तो उसका बहुत अच्छा उन्होंने सूक्ष्म वर्णन किया अपने इस उपन्यास में शेखर एक जीवनी में। इस युग में मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यास भी लिखे गए। इन लेखकों में यशपाल और राहुल सांस्कृतियायन का नाम बड़ा प्रमुख है। यदि हम मार्क्सवाद की बात करते हैं जो यूरोप के अंदर फैला था, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उपन्यासकारों पर भी पड़ा, हिंदी के लेखकों पर भी पड़ा। तो हिंदी के अंदर भी बहुत सारे उपन्यास जो है मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। उसमें राहुल सांस्कृतियायन और यशपाल का नाम विशेष रूप से दिया जाता है। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही यशपाल जी के प्रगतिवादी उपन्यास हैं। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड और देशद्रोही, ये 3 ऐसे प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो जिन्हें हम हिंदी के प्रगतिवादी उपन्यास कहते हैं। और ये प्रगतिवादी उपन्यास जो है यशपाल जी ने लिखे थे। इसमें जो है मार्क्सवाद की पृष्ठभूमि को आधार बना करके इन उपन्यासों के पात्रों को रचा गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा इस काल का प्रसिद्ध उपन्यास है। यदि हम प्रेम चंद्रोत्तर युग की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है और हिंदी के बड़े सशक्त साहित्यकार माने जाते हैं, उनका भी उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, बाण भट्ट की आत्मकथा। इस काल के अंदर आंचलिक उपन्यासकारों ने भी जो है अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रेम चंद्रोत्तर युग में यदि हम आंचलिक उपन्यासकारों की बात करते हैं तो उसमें फणीश्वर नाथ रेणु बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें बाबा नागार्जुन बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें रांगे राघव बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें शैलेश मटियानी बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। ये वो उपन्यासकार थे जिन्होंने अंचल विशेष की समस्याओं को अपने उपन्यासों में दर्शाने का कार्य किया है। जैसे मैला आंचल है, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इसमें बिहार के अंचल विशेष को लेकर के उन्होंने जो है उस गांवों में किस तरह का जो उनकी वेशभूषा है, किस प्रकार के उनके रीति रिवाज हैं, किस प्रकार की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है, भोले भाले लोग होते हैं, उनको लेकर के अंचल विशेष को लेकर के अपने उपन्यास लिखे, जो मैला आंचल के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, हिंदी का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। रांगे राघव का उपन्यास है कब तक पुकारूं, ये भी बड़ा प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है जिसमें गाड़ी लोहारों और नटों के बारे में बता रखा है, उनके जीवन के बारे में बता रखा है, उनकी परंपराओं के बारे में बता रखा है, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही शैलेश मटियानी बड़े प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं। बाबा नागार्जुन बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बाबा नागार्जुन का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ, तो बाबा बटेश्वर नाथ की एक आंचलिक उपन्यास है। तो नागार्जुन ने भी जो है बिहार की पृष्ठभूमि को, बिहार की ग्रामीण पृष्ठभूमि को आधार बना करके आंचलिक उपन्यास लिखे थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि जो प्रेम चंद्रोत्तर युग था, उस युग में जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए, आंचलिक उपन्यास लिखे गए, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए और सामाजिक उपन्यास लिखे गए। तो इस प्रकार से जब भी हम उपन्यास के उद्भव और विकास की बात करते हैं तो उद्भव और विकास को हम 3 भागों में बांट करके प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग,
प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इन तीनों युगों के अंदर अलग अलग तरीके के जो है उपन्यास लिखे गए। जैसे यदि हम प्रेमचंद पूर्व युग की बात करते हैं तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो है सारे का सारा बांग्ला साहित्य से प्रभावित काल था। इसमें बांग्ला, उर्दू और अंग्रेजी के अनुदित ट्रांसलेट उपन्यास ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं और भारतेंदु और द्विवेदी युग के उपन्यासकार ही इस काल के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। और यदि हम प्रेमचंद युग की बात करते हैं तो उसमें मुंशी प्रेमचंद स्वयं आते हैं। उसके साथ साथ अन्य जो है साहित्यकार भी आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया अन्य उपन्यासकार भी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के बारे में बताया, जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया, वृंदावन लाल वर्मा के बारे में बताया, सियाराम शरण गुप्त के बारे में बताया। ये सभी के सभी प्रेमचंद युग के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक माने जाते हैं। और प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों की बात करते हैं तो उसमें आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में मैंने आपको बताया फणीश्वर नाथ रेणु बताया, रांगे राघव बताया, शैलेश मटियानी बताया, ठीक है। उसके बाद मोहन राकेश भी है। आषाढ़ का एक दिन जो है आपका, आषाढ़ का एक दिन उनका बड़ा अच्छा वो माना जाता है उपन्यास है। उसके साथ साथ हम धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा बड़ा एक प्रसिद्ध जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। उसके साथ साथ भगवती चरण वर्मा ने जो है चित्रलेखा उपन्यास लिखा था। ईला चंद्र जोशी प्रसिद्ध हैं, उसमें अज्ञेय प्रसिद्ध हैं, उसमें जो है आपके यशपाल प्रसिद्ध हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रेमचंदोत्तर युग भी अपने आप में उपन्यास कला के मामले में काफ़ी विकसित था। इस दौरान जो बड़ी खास बात हुई थी वो यह हुई थी कि प्रेमचंदोत्तर युग में ही मनोवैज्ञानिक और आंचलिक उपन्यासों को लिखने की परंपरा शुरू हुई थी, जो प्रेमचंद युग में नहीं थी और ना ही प्रेमचंद पूर्व युग में थी। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का मैंने आपको संक्षिप्त और परिचय दिया और मैं समझता हूँ इन बिंदुओं के माध्यम से आपको आसानी से हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास क्रम आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले किसी फिर वीडियो में आधुनिक काल के गद्य की किसी अन्य पृष्ठभूमि को लेकर के मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।